अब मान लो कोई एक प्रोसेसर है 4 कोर्स का, यानी कि उसे एक ऑफिस समझो जहां पे 4 बंदे हैं। तो जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हो तो प्रोसेसर्स के अलग अलग नाम जरूर सुने होंगे, कोर i5, कोर i7, कोर i9, और इनके जनरेशन्स भी जरूर सुने होंगे। एक बार i5 i7 समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात आती है जनरेशन्स की तो दिमाग काफी ज्यादा घूम सा जाता है। तो चलो बात करते हैं कि i5, i7 और i3 के बीच डिफरेंस क्या होता है और इन प्रोसेसर्स में जनरेशन का क्या मतलब होता है। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। भाई जब भी कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने जाते हो तो भाई प्रोसेसर सेलेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने काम के हिसाब से, कि आपको अपने लैपटॉप में क्या काम करना है उसके हिसाब से आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करना चाहिए। आज के डेट में i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। अब बात करें अगर i3 की, तो i3 को कह सकते हो एक स्टार्टिंग प्रोसेसर है, सबसे लोएस्ट प्रोसेसर नहीं है लेकिन एक स्टार्टिंग प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर में काफी कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आपको नॉर्मल सर्फिंग करना है, हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, या फिर ऑफिस वाले काम करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह चलाना है, तो ये चीज के लिए i3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स काफी ज्यादा सही रहते हैं। और उसमें अगर आपको ज्यादा हैवी गेमिंग नहीं करना है तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब बात करें अगर i5 की, तो i5 में थोड़े प्रोडक्टिविटी वाले काम आप कर सकते हो, जैसे कि अगर फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो और फोटो वगैरह एडिट करते हो तो i5 में काफी अच्छी तरीके से ये चीज हो जाता है, और हल्की फुल्की गेमिंग भी i5 में हो जाती है। अब बात आती है i7 की, तो i7 में काफी हद तक एडिटिंग हो पाता है, यानी कि वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग तो होता ही है, और इसमें आप काफी हद तक गेमिंग भी कर सकते हैं। इस प्रोसेसर में लगभग सभी काम इजिली हो जाता है, गेमिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, और काफी सारी चीजें आप इस प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स में कर पाएंगे। i7 के बाद अब i9 भी आ चुका है। i9 आप कह सकते हो कि इन सब प्रोसेसर्स का पिताजी है। अब i9 जो होता है वो i7 का एक अपग्रेड कह सकते हो। अब भाई जैसे कि मैंने कहा कि i9 सभी प्रोसेसर का पिताजी है, तो ये आज के टाइम का सबसे टॉप प्रोसेसर है और सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। और i9 में भाई जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल होता है, और i7 से कई गुना ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है i9 पे। तो भाई डिफरेंस पता चल गया होगा, लेकिन जब आप i5, i7, i9 में जाते हो तो प्रोसेसर के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ते हैं, वरना पता चला डेस्कटॉप ले लियो i7 वाला और उसमें काफी हल्के फुल्के काम कर रहे हो, जो कि i3 में भी हो सकता है, तो ये पैसा ही बर्बाद होता है। तो अब बात आती है जनरेशन्स की। तो इंटेल हर साल अपने प्रोसेसर्स के नए जनरेशन लॉन्च करता है। इस साल का तो नहीं पता, लेकिन हर साल नए प्रोसेसर्स के जनरेशन्स को लॉन्च करता है, और अभी सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर निकल के आता है वो है i9 10th जनरेशन। अब एक प्रोसेसर में काफी सारे छोटी छोटी चीजें इंप्रूव होती है जनरेशन्स के साथ, जैसे कि कैश मेमोरी इंक्रीज होता है, कोर्स इंक्रीज होते हैं, थ्रेड्स इंक्रीज होते हैं, और प्रोसेसर के ट्रांजिस्टर भी छोटे 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 होते जाते हैं। अब भाई मेन बात पूरा जो आ जाता है वो है परफॉर्मेंस का। जनरेशन के साथ परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव होता है, लेकिन ये सब चीजें जो मैंने बोली मैं आपको बताता हूं आगे वीडियो में। लेकिन जनरेशन के साथ इंप्रूव होता है परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला चीज मैंने कहा कैश मेमोरी। तो आखिर इसका मतलब क्या है? अब भाई कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो कि आपके जेब की तरह है। अब भाई जेब में थोड़े बहुत पैसे रखते हो ताकि जब जरूरत पड़े तो उसे यूज कर सको और बार बार बैंक जाना ना पड़े। तो ठीक ऐसी चीज कंप्यूटर से भी होता है। एक कैश मेमोरी जो होता है वो एक ऐसा मेमोरी होता है जहां पे थोड़े बहुत फाइल्स स्टोर होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लो कंप्यूटर में ओपन करते हो क्रोम। अब क्रोम ओपन करने के लिए जितने भी फाइल्स और ड्राइवर्स यूज होते हैं वो जाएंगे कैश मेमोरी पे, और कैश मेमोरी पे ही रहेंगे। अब जब क्रोम को बंद करके फिर स्टार्ट करते हो तो जो कैश मेमोरी में जो फाइल्स हैं, जो प्रोसेसर है वो कैश मेमोरी से फाइल्स को ले लेता है, जहां पे उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, और प्रोसेसर को वापस से मेन मेमोरी से या फिर मेन स्टोरेज से फाइल्स को लाना नहीं पड़ता है। तो ये चीज टाइम को काफी ज्यादा कम करता है, और आपको जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो काफी जल्दी ओपन हो जाते हैं। अब ये चीज आपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा कि भाई जब भी ऐप्स को काफी लंबे समय तक यूज करते हो तो उसका एक कैश डेटा स्टोर हो जाता है, तो वो भी यही चीज है। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि रैम की तरह ही काम करता है, लेकिन रैम और कैश मेमोरी काफी ज्यादा अलग है। अब कैश मेमोरी ऑब्वियसली जनरेशन के साथ इंप्रूव होता है, और प्रोसेसर्स में कैश मेमोरी ऐसा नहीं है कि एकदम जीबीज में होता है, एमबीज में होता है। यानी कि आज का जो सबसे टॉप प्रोसेसर है वो अराउंड 20 to 25 MB का कैश उसे मिलता है, और कैश डेटा जो होता है वो उतना ज्यादा मेमोरी मतलब स्पेस नहीं लेता है, और कंप्यूटर प्रोसेसर्स में कैश मेमोरी काफी कम यूज होता है। अब बात आ जाती है कोर्स की। तो जनरेशन्स के साथ प्रोसेसर्स में कोर्स भी बढ़ते जाते हैं और कोर्स भी इंप्रूव होते जाते हैं। अब कोर्स को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सीपीयू को मान लो एक ऑफिस, और जो कोर्स हैं वो आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं।
अब मान लो कोई एक प्रोसेसर है 4 कोर्स का, यानी कि उसे एक ऑफिस समझो जहां पे 4 बंदे हैं। अब भाई कोई एक काफी मतलब बड़ा काम आप दे देते हो चारों एम्प्लॉयज को, और चारों एम्प्लॉयज के लिए वो काफी बड़ा काम है और वो आपको वो काम काफी कम समय पे करना है। अब भाई 4 बंदों को काम कराओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ही, तो आप और ज्यादा बंदों को हायर करोगे या फिर और ज्यादा बंदों को बुलाओगे। अब 4 की जगह 8 एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो टाइम काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये चीज प्रोसेसर्स में भी होता है। अब बेसिकली 4 कोर्स वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें आप कह सकते हो कि प्रोसेसर एक तरीके से 4 बंदे रखा हुआ है जो कि उन प्रोसेसर के काम करता है। और अगर बात आती है 8 कोर प्रोसेसर की, तो 8 कोर प्रोसेसर आप कह सकते हो कि सीपीयू के पास 8 बंदे हैं जो कि उसके काम करते हैं। अब भाई 4 कोर प्रोसेसर और 8 कोर प्रोसेसर दोनों में परफॉर्मेंस डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, और जितने टाइम पे 4 कोर वाला प्रोसेसर चीजों को प्रोसेस करता है उसके आधे टाइम पे जो 8 कोर वाला प्रोसेसर है वो आराम से कर लेगा। तो कोर्स एक तरीके से सीपीयू के लिए वर्कर्स होते हैं जो कि सीपीयू के लिए काम करते हैं, और जितना ज्यादा कोर्स होता है उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है और चीजें काफी ज्यादा कम टाइम पे हो जाती हैं। अब इससे रिलेटेड एक चीज है थ्रेड्स। अब थ्रेड्स को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो फिर वही ऑफिस वाला एग्जांपल ले लो। अब ऑफिस में है 4 बंदे और एक काम दे देते हो, वर्कलोड दे देते हो जो कि काफी कम टाइम में आपको चाहिए और काफी ज्यादा वर्क है। अब एक पर्सन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, हालांकि ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन इमेजिन करो कि एक बंदे को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो और 4 बंदे की जगह अब आपके पास 8 बंदे हैं जो कि आपके काम, आपको जितने भी जो वर्क हैं उसे करेंगे। और ये जो चीज है वो एक तरीके से कोर्स की तरह ही काम करता है, लेकिन थ्रेड्स जो होते हैं वो एक तरीके से वर्चुअल कोर्स होते हैं। अब सीपीयू करता क्या है कि अपने कोर्स को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए, अच्छी तरीके से काम कराने के लिए इन्हें डिवाइड कर देता है अलग अलग थ्रेड्स में, और ये थ्रेड्स एक तरीके से कह सकते हो वर्चुअल कोर्स की तरह काम करता है। और जैसे कि मान लो अगर 4 कोर्स हैं तो 4 कोर वाले प्रोसेसर में 8 थ्रेड्स होते हैं, और ये 8 थ्रेड्स अपने पूरे पावर से डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे में जो कोर्स हैं वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज होता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। अब ये चीज़ सिर्फ लैपटॉप्स में होता है। अब लैपटॉप्स में ऑब्वियसली यार स्पेस का काफ़ी ज़्यादा इश्यू होता है, तो प्रोसेसर्स यूज होते हैं लैपटॉप्स में वो 2 कोर प्रोसेसर होते हैं। एक्चुअली प्रोसेसर में 2 कोर्स हैं, लेकिन सीपीयू इमेजिन करता है कि उसके पास 4 कोर है और 4 कोर की तरह 2 कोर्स को काम करवाता है। तो ऐसे में सीपीयू का जो कोर्स है वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज होता है और अपने फुल पोटेंशियल में जो कोर्स हैं वो काम कर पाते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग, और अलग अलग कंपनी इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें प्रोसेसर में जनरेशन के साथ इंप्रूव होते हैं, और इन सब चीज़ों को जानने के बाद आप इजीली अपने लिए एक परफेक्ट प्रोसेसर चूज कर सकते हैं, और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा प्रोसेसर वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप ले अपने काम के लिए। अब भाई इसमें एक और चीज़ इंप्रूव होता है क्लॉक स्पीड। तो सीपीयू के अंदर लगा होता है एक क्लॉक। भाई ये कोई घड़ी नहीं है, लेकिन क्लॉक एक ऐसा चीज है जो कि पल्सेस रिलीज करता रहता है। अब क्लॉक स्पीड का मतलब ये है कि आपका सीपीयू एक मतलब कोई कुछ टाइम में कितने पल्सेस जनरेट कर रहा है। भाई ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, ये समझो कि ये एक प्रोसेसर का स्पीड है, और ये स्पीड जनरेशन के साथ इंप्रूव होता रहता है। और इसमें एक और चीज आ जाता है ओवरक्लॉकिंग। अब भाई ओवरक्लॉकिंग के लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है चैनल पे, यहाँ पे आई बटन में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो इस वीडियो को। तो भाई ये सब चीज़ें प्रोसेसर में इंप्रूव होते रहते हैं जनरेशन्स के साथ। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपके काम के लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है और आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर यूज़ करना चाहिए। तो अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है इंटेल कोर i9 10th जनरेशन। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब भाई 4 कोर प्रोसेसर और 8 कोर प्रोसेसर दोनों में परफॉर्मेंस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और जितने भी काम कोर